Welcome to ABC Campus. Our first question है कि which of the following is generally considered as a non-profit oriented organization? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑब्वियसली वर्ड चैरिटी का मतलब ही नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो हमारा ऑप्शन ए होगा। कॉरपोरेशंस जो हैं ये मोस्टली जो गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशंस होती हैं समटाइम्स उनका मकसद तो नॉन प्रॉफिट होता है, लेकिन अदरवाइज कॉरपोरेशंस मींस कंपनीज, और कंपनीज मोस्टली फॉर प्रॉफिट होती हैं। ऑडिट फर्म्स भी अपने जो पार्टनर्स होते हैं उनके लिए प्रॉफिट ही अर्न करना चाहती हैं। इंश्योरेंस कंपनीज भी मोस्टली जो अदर देन गवर्नमेंट सेक्टर होंगी वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए होती हैं। तो मोस्ट सूटेबल आंसर जो है वो ऑप्शन ए हमारे पास बनता है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 2, एक्सपेंडिचर्स ग्रेटर देन इनकम ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गिव राइज टू अ। तो जब हमारे एक्सपेंडिचर्स इनकम से ज्यादा होते हैं तो उसको हम कहते हैं डेफिसिट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एन एडवांस रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम अ मेंबर ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड एज अ। तो एडवांस जो सब्सक्रिप्शन हम रिसीव करते हैं वो हमारे लिए अनअर्नड इनकम होती है, यानी उसमें इनकम तो बन जाना होता है लेकिन वो अभी एडवांस में है तो अभी अनअर्नड है, तो उसको हम लाइबिलिटी के तौर पर ट्रीट करते हैं। तो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 4 है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज बेस्ड ऑन। तो इन कैश अकाउंटिंग, एक्रूवल अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिफरेंट ऑप्शन है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी प्रॉफिट और लॉस की तरह एक्रूवल अकाउंटिंग पर बेस कर रहा होता है। कैश अकाउंटिंग जो है वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में फॉलो होती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्रूवल अकाउंटिंग ही फॉलो होगी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। When cash is received for life membership, which one of the following double entries is passed? तो कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल इटसेल्फ तो अकाउंट ही नहीं होता, और कैश क्रेडिट होना तो वैसे ही एक इनकरेक्ट एंट्री होगी, क्योंकि जब आपको कैश रिसीव हो रहा है तो कैश डेबिट होना है। तो डी ऑप्शन वाहिद बच जाता है, और कैश डेबिट एंड लाइफ मेंबरशिप फंड क्रेडिट वन ऑफ द पॉलिसीज है कि जब आपको कैश रिसीव होता है तो आप कैश डेबिट करते हैं, और लाइफ मेंबरशिप फी को फॉरेन इनकम भी बनाया जा सकता है, इसे डेफर्ड इनकम भी बनाया जा सकता है, और लाइफ मेंबरशिप फंड भी बनाया जा सकता है। तो डी इज वन ऑफ द पॉसिबल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। सो डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। XYZ Club has a bar that maintains a separate trading account for its trading activities. Which of the following is the treatment of profit or loss on bar trading activities? तो इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि जब कोई हमने बार ट्रेडिंग की हो, या कॉफ़ी शॉप हो, या कैंटीन हो, तो उसकी सेपरेट एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं, और उसका जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट आंसर है उसमें वो ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन ए के अंदर जो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लिखा हुआ है, इसलिए गलत है। इनकम स्टेटमेंट नहीं बनती नॉट फॉर प्रॉफिट में, और एक्यूमुलेटेड फंड में इसको डायरेक्टली ऐड नहीं किया जाता। सब्सक्रिप्शन अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, के ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई, तो वो हमारा रिसीवेबल बन जाता है, और रिसीवेबल हमारा एसेट ट्रीट होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कि ₹1 million रिसीव्ड एज द एनुअल मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन. Out of this, rupees 200,000 is pertaining to the previous accounting period, whereas rupees 100,000 receivable at the end of the current accounting period. Calculate the amount of subscription that will be shown in the income and expenditure account. तो वैसे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हमें जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है उसको माइनस कर देना चाहिए, करंट ईयर वाली अमाउंट को ऐड कर देना चाहिए, लेकिन शॉर्टकट को यूज़ ना करना चाहें और प्रॉपर्टी अकाउंट बनाना चाहें तो सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट बनाकर हम लिख लेते हैं कि जी 1 million हमें रिसीव हुआ, 200,000 जो है वो प्रीवियस पीरियड से रिलेट करता था, यानी हमारा ये ओपनिंग रिसीवेबल है, और 100,000 अभी भी रिसीवेबल है, दैट इज क्लोजिंग रिसीवेबल। तो हम टोटल्स कर लेते हैं, और एज अ बैलेंसिंग फिगर वो अमाउंट आ जाएगी जो हमें इनकम के तौर पर रिकग्नाइज करनी चाहिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो क्या करता है? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सारी इनकम्स को प्रेजेंट करते हैं, उसमें फिर एक्सपेंडिचर्स को प्रेजेंट करते हैं, और इनकम और एक्सपेंडिचर की डिफरेंस को फिर एज अ सरप्लस और डेफिसिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो कैश अवेलेबल या क्लोजिंग कैपिटल या कैश अवेलेबल इन द बैंक अकाउंट को ये रिप्रेजेंट नहीं करता। कैश अवेलेबल तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में शो होता है। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट, दैट इज सरप्लस और डेफिसिट फॉर द करंट अकाउंटिंग पीरियड, जो कि इनकम और एक्सपेंडिचर के डिफरेंस के तौर पर कैलकुलेट होता है कि ऑन व्हाट बेसिस द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ये कैश बेसिस पर बनता है, तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। एक्रूवल बेसिस पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, तो बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन एंड अदर ऑप्शन वुड नॉट बी करेक्ट।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आते हैं, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो इनकम एंड एक्सपेंसेस जो फॉर द पीरियड चार्ज किए जाते हैं दे आर कॉल्ड रेवेन्यू आइटम्स। कैपिटल आइटम्स जो हैं वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं। एज अ कंपैरिजन रिसीट एंड पेमेंट के अंदर कैपिटल और रेवेन्यू आइटम दोनों आ रहे होते हैं। A club has 500 members or annual membership fee are rupees 1000, therefore membership fee for the year should be rupees 500,000। तो यहाँ पर जो इनकम की अमाउंट है वो टोटल दे दी है। क्लब सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 शो द फॉलोइंग। तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स यानी रिसीवेबल का दिया हुआ है, और पूछा हुआ ये है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो इसके लिए हम एक टी अकाउंट बना लेते हैं सब्सक्रिप्शन का। जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है, जो हमारी इनकम है दैट इज़ 500,000, और उसके बाद जो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है दैट इज़ आर लाइबिलिटी 10,000 एंड 6,000, और रिसीवेबल के तौर पर जो अमाउंट हैं 18,000 एंड 22,000, इनको हम अपने अकाउंट के अंदर मेंशन कर लेते हैं। अब हम टोटल करेंगे तो एज अ बैलेंसिंग फिगर वो अमाउंट हमारे पास आ जाएगी जो कैश रिसीव्ड हुआ है सब्सक्रिप्शन के वजह से, दैट इज़ 492,000, दैट इज़ आवर आंसर। और इसमें जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम। तो इसमें भी एक सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। At 31st March 2012, a cricket club had membership subscription in arrears amounting to rupees 48,000 and had received rupees 12,000 सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। तो 48,000 जो है वो रिसीवेबल एसेट है, और 12,000 जो एडवांस में है वो अनअर्न्ड रेवेन्यू है, दैट इज़ लाइबिलिटी। तो इनको एज अ ओपनिंग बैलेंसेस हम मेंशन कर लेंगे। फिर ये बताया हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर टू 31 मार्च 2013 द क्लब रिसीव रुपीज़ 624,000। तो जो कैश रिसीव हुआ है दैट इज 624,000। कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट, तो एक राइट साइड पर हम रिकॉर्ड कर लेंगे। इंक्लूडिंग 26 मेंबरशिप फॉर द ईयर टू 31 मार्च 2014, जो कि अगले साल से रिलेट कर रहा है, और वो 1200 पर एनम के हिसाब से। तो 26 इंटू 1200 जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हमने अमाउंट रिसीव कर लिया वो हमारे लिए अनअर्न्ड है, उसे हम क्लोजिंग लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद 31 मार्च 2013 को 16 मेंबर्स ओड सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज़ 1200 ईच। इट मीन्स कि ये अमाउंट मेंबर ओ करते हैं तो हम जो है हमें ओ करते हैं, तो हमारे लिए रिसीवेबल है, हम इसे क्लोजिंग एसेट के तौर पर रिकॉर्ड कर लेंगे। दोनों साइड्स का टोटल कर लेते हैं, और एज अ बैलेंसिंग फिगर वो अमाउंट हमें पता चल जाएगी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम के तौर पर रिकग्नाइज होनी चाहिए, दैट इज़ 576,000। रिक्वायरमेंट है कि अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम बतानी है, तो हम यहाँ पर भी एक सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट बना लेते हैं। तो क्वेश्चन का डाटा ये है कि एट 31 मार्च 2012 अ क्रिकेट क्लब हैड मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स यानी रिसीवेबल थी अमाउंट 48,000 एंड हैड रिसीव 12,000 सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। तो जो एडवांस में है वो लाइबिलिटी है, और जो 48,000 की अमाउंट है इन एरियर्स ये एसेट है। एसेट को डेबिट साइड पर और लाइबिलिटी को क्रेडिट साइड पर शो कर देंगे। ड्यूरिंग द ईयर टू 31 मार्च 2013 क्लब रिसीव 624,000, तो कैश डेबिट एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पर मेंशन कर देंगे। इंक्लूडिंग इसमें 26 मेंबरशिप ऐसी शामिल हैं एट 1200 पर एनम जो नेक्स्ट ईयर से 2014 से रिलेट करती हैं। तो जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड अमाउंट हमने रिसीव किया है वो हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि करंट ईयर तक वो अनअर्न्ड है, तो इसको क्लोजिंग लाइबिलिटी के तौर पर मेंशन कर देंगे। देन एट 31 मार्च 2013 16 मेंबर्स ओड सब्सक्रिप्शन ऑफ 1200 ईच, तो ये हमारे लिए रिसीवेबल है, ये हमारा क्लोजिंग एसेट के तौर पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर एडिशनल फॉर्मेशन ये है कि हाफ ऑफ द मेंबर्स हु वर इन एरियर एट द एंड ऑफ प्रीवियस पीरियड, यानी 48,000 का हाफ दैट वुड बी 24,000 स्टिल हैड नॉट पेड बाय 31 मार्च। इस पूरे साल में भी उन्होंने पे नहीं किया। इट वाज डिसाइडेड टू राइट दीज अमाउंट्स ऑफ, तो इनको बैड डेट रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो बैड डेट डेबिट सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट, तो 48,000 का हाफ 24,000 रिकॉर्ड कर लिया। दोनों साइड्स का टोटल करेंगे, और एज अ बैलेंसिंग फिगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमारी जो इनकम रिफ्लेक्ट होनी चाहिए दैट इज 600,000। Sea View Club started its operation on 1st Feb 2015. Total subscription received for the period ended 31st December 2015 was 2,9952,000. एनुअल सब्सक्रिप्शन 24,000 है, और ऑल न्यू मेंबर्स पे 3 ईयर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। तो ये जो पैसे हैं टोटल ये 3 साल के पैसे हैं।
सो द मेंबरशिप वर अवार्डेड एज फॉलोज। 112 मेंबर्स को मार्च में मेंबरशिप दी, जून में 98 को, सितंबर में 101 को और दिसंबर में 105 को। तो हमें सारी की सारी अमाउंट जो रिसीव हुई है उसको तो इनकम नहीं बनाना, जितनी इस साल से रिलेट करती है सिर्फ उसको इनकम बनाना है। तो पूछा हुआ भी यही है कि व्हाट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम शुड बी इंक्लूडेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। तो हम इसकी कैलकुलेशन के लिए एक सिंपल वर्किंग बना लेते हैं। तो सबसे पहले मार्च में जो 112 मेंबर्स आए, तो एक साल के पैसे 24,000 है, लेकिन ये मार्च में मेंबर बने तो मार्च से दिसंबर तक 10 मंथ्स का टाइम बनता है। तो 112 मेंबर्स 24,000 के हिसाब से 10/12 मंथ्स, तो इनकी अमाउंट बनेगी 2,240,000। फिर जो जून में मेंबर बने 98, तो 24,000 एनुअल है, लेकिन जून से लेकर दिसंबर तक 7 मंथ्स का टाइम बनता है। तो इनकी 7 मंथ्स की इनकम बनाएंगे, बाकी 5 मंथ्स की जो है वो अनअर्न्ड के तौर पर शो होगी। तो 7 मंथ्स की अमाउंट 1372,000 बनती है। सितंबर में जो लोग मेंबर बने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने बनते हैं। सो 101 मेंबर्स 24,000, 4 मंथ्स के हिसाब से 808,000, और दिसंबर में मेंबर्स बने 105। तो दिसंबर में जब वो मेंबर बने तो 1 मंथ ही हुआ है सिर्फ, तो 24,000 इंटू 1/12 मंथ, 105 मेंबर्स के लिए अमाउंट बन जाएगी 210,000, और हमारे पास टोटल आ जाता है 4630,000। और ये अमाउंट है जो हमें इनकम बनानी चाहिए। जो बाकी अमाउंट है उसमें से जो एक साल की अमाउंट होगी वो करंट लाइबिलिटी, और रिमेनिंग अमाउंट को नॉन करंट लाइबिलिटी के तौर पर शो करेंगे। लेकिन हमसे लाइबिलिटी नहीं पूछी गई, सिर्फ सब्सक्रिप्शन इनकम पूछी है, तो उसका आंसर हम मेंशन कर देते हैं 4.63 मिलियन। व्हाट अमाउंट ऑफ एडवांस सब्सक्रिप्शन, यानी जो लाइबिलिटीज के तौर पर शो होगी, शुड बी इंक्लूडेड इन नॉन करंट लाइबिलिटीज एज एट 31 दिसंबर 2015। तो जो टोटल अमाउंट रिसीव हुई है सबसे पहले तो हमने उसको देखना है। एनुअल अमाउंट 24,000 है और 3 साल के पैसे लिए जाते हैं। तो अमाउंट रिसीव्ड को अगर हम कैलकुलेट कर भी लें तो सारे मेंबर्स जो हैं ये 416 मेंबर्स बनते हैं, और 24,000 इंटू 3 ईयर्स के हिसाब से टोटल पैसे हमें जो रिसीव हुए हैं, जैसे क्वेश्चन में भी बताया मैं, दैट इज 29.952 थाउजेंड। तो अब इसमें से हमने वो अमाउंट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकग्नाइज होगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मार्च में हमारे 112 मेंबर बने, 24,000 के हिसाब से मार्च से दिसंबर तक 10 मंथ्स का टाइम बनता है, 2,240,000। फिर जून में 98 मेंबर्स बने, जून से दिसंबर 7 मंथ्स का टाइम बनता है, 1,372,000। सितंबर में 101 मेंबर्स बने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 मंथ्स का टाइम बनता है, 808,000। और दिसंबर में 105 मेंबर्स बने। तो दैट वुड बी, दिसंबर तो एक ही महीना होगा, तो 1 मंथ की जो सब्सक्रिप्शन इनकम बनेगी दैट वुड बी 210,000। तो टोटल जो हमें इनकम रिकग्नाइज करनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, दैट इज 4,630,000। तो टोटल अमाउंट में से जो इनकम बन गई वो तो इनकम बन गई, बाकी रह गई लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी में से भी कुछ करंट में शो होती है और बाकी नॉन करंट में। करंट में कितनी शो होती है? करंट में एक साल की वैल्यू शो होती है। तो सारे मेंबर्स की 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन है 24,000। तो सारे मेंबर्स की 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन करंट लाइबिलिटीज में शो हो जाएगी 9,984,000, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो नॉन करंट लाइबिलिटीज में शो होगी 15.338 मिलियन। तो यही हमारा आंसर होगा, जो अमाउंट हमने नॉन करंट लाइबिलिटीज में एज एडवांस सब्सक्रिप्शन शो करनी है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट। नाम ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो प्रॉफिट अर्न करना नहीं हो सकता। मोनोपली क्रिएट करना भी, ऑब्वियसली मोनोपलीज जो हैं वो क्रिएट की जाती हैं ताकि ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जाए, तो ये भी मकसद नहीं है। वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ऑब्वियसली दैट इज़ द पर्पस। एंड टू प्रोवाइड फॉर ऑनर्स डिविडेंड, जब आपने चैरिटी का काम करना है या नॉन प्रॉफिट के लिए काम करना है तो ऑनर्स का तो प्रॉफिट में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो डिविडेंड्स का भी स्कोप नहीं आता। तो सी ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इंक्लूड, रिसीट एंड पेमेंट में रेवेन्यू आइटम भी शामिल होते हैं और कैपिटल आइटम भी शामिल होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओज हैं ये किसने इशू किए हैं? हैज बीन इशूड बाय। तो सिंपल सा आंसर है, इन्हें आईकैप ने इशू किया है, तो ऑप्शन ए होगा, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। कि अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एनपीओ यूज द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस। तो जो कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट इनमें यूज होता है दैट इज फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, और मनी टर्म्स में यूज होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट भी हम नहीं करते। तो इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट करते तो रियल टर्म्स वाला यूज होता, और ऑपरेटिंग कैपेसिटी देख रहे होते तो फिजिकल कैपिटल वाला होता, लेकिन क्योंकि इसमें ना इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट हम करते हैं
ना हम करंट कॉस्ट को यूज कर रहे होते हैं। तो वैसे भी स्पेसिफिकली मेंशन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ में कि इसमें फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस मनी टर्म्स वाला हम यूज करते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। An NPO has a fund that is subject to externally imposed stipulation specifying the resources contributed be maintained permanently। तो ये जब परमानेंट रिसोर्स मेंटेन करने की बात आती है तो ये इंडोमेंट फंड की बात हो रही होती है। ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूएंट एसेट में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, लेकिन जो उसका मेन फंड है वो आपने परमानेंटली मेंटेन करना है। तो इस विच टाइप ऑफ फंड इट इज, तो फंड की टाइप के हिसाब से देखें तो जिसमें परमानेंट एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन हो और उसमें प्रिंसिपल अमाउंट को परमानेंटली मेंटेन करना हो तो वो हमारा फंड कहलाता है इंडोमेंट फंड। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। Which of the following statement is incorrect with respect to restriction on contribution revenue of an NPO? तो ऑप्शन ए है कि रिस्ट्रिक्शंस में बी एक्सटर्नली इम्पोज, ये बात तो करेक्ट है, और रिस्ट्रिक्शंस एक्सप्लिसिट भी हो सकती हैं, इम्प्लिसिट भी हो सकती हैं। जो रिस्ट्रिक्शंस इंटरनली इम्पोज वैसे तो हो सकती हैं लेकिन वो रेवेन्यू के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं कंसीडर होती, उनको फिर आप इंटरफंड ट्रांसफर के तौर पर ले लेते हैं। तो इसलिए जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी वो इसमें ऑप्शन बी बनेगा कि एन एनपीओ रिसीव्ड इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 million, हाउ शुड द रिसीट बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर डेफरल मेथड। डेफरल मेथड में जो इंडोमेंट फंड है उनका कॉलम स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं बनता, तो ऑप्शन ए तो इसी वजह से गलत हो गया। दूसरी बात यह कि इंडोमेंट फंड जो है उसको क्योंकि उस पर एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं तो उसको जनरल फंड कॉलम के अंदर भी नहीं लेकर जा सकते, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं एज डायरेक्ट इंक्रीज इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट, और उसका इंडोमेंट फंड कॉलम जो होगा उसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। लास्ट वन में क्योंकि जनरल फंड लिखा हुआ है तो ये गलती है। एनपीओ रिसीव रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर एक्सपेंसेस ऑफ करंट पीरियड, corresponding restricted fund is not presented separately। तो जब आप रिस्ट्रिक्टेड फंड जो आगे मेथड है हाउ शुड द रिसीट बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड, तो प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में सिर्फ एक बात का फर्क है कि प्रीवियस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि रिस्ट्रिक्टेड फंड सेपरेटली प्रेजेंट हो रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि वो सेपरेटली प्रेजेंट नहीं हो रहा। तो रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड में जब कोई रिस्ट्रिक्टेड फंड सेपरेटली प्रेजेंट ना हो रहा हो तो उसको जर्नल फंड के कॉलम के अंदर रिकॉर्ड कर देते हैं। तो यहां पे रिस्ट्रिक्टेड फंड का कॉलम वो तो प्रेजेंट ही नहीं हो रहा, ये गलत हो जाएगा, रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही होना है, और जनरल फंड में हो जाएगा क्योंकि उससे रेलिवेंट फंड तो प्रेजेंट नहीं हो रहा, तो वो जो चीजें प्रेजेंट नहीं हो रही होती डायरेक्ट वो जनरल फंड में चली जाएंगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एनपीओ रिसीव्ड रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेट, रिलेटेड डेट वाज टेकन टू फंड परचेज ऑफ स्कूल्स फर्नीचर। इसका मतलब है कि एक कैपिटल एसेट को एक्वायर करने के लिए लिया गया था और फर्नीचर की नेचर क्या है, डेप्रिशिएबल एसेट है। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ शुड द रिसीट बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर डेफरल मेथड। तो जब डेप्रिशिएबल एसेट होता है तो उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन के थ्रू मैचिंग कॉन्सेप्ट ही अप्लाई होता है। तो इसमें भी सेम आंसर होगा कि डेफर एंड रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू रेलेवेंट पीरियड, और हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जैसे जैसे वो फर्नीचर जो की डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है उसी हिसाब से जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम रेवेन्यू का हिस्सा बनाते जाएंगे। An NPO received restricted contribution for the repayment of debt. Related debt was taken neither to fund expenses of future periods nor to fund purchase of any capital asset। यानी प्रैक्टिकली आप देखें तो रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन तो है लेकिन उसमें ना कैपिटल एसेट्स इन्वॉल्व हैं ना फ्यूचर पीरियड के एक्सपेंस इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब है कि करंट पीरियड के एक्सपेंसेस में आप यूज कर सकते हैं, उन पर उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई होगी कि इस खास एक्सपेंस के लिए आप यूज करें। तो फिर डेफरल मेथड है, तो इसको आप करंट पीरियड के अंदर रेवेन्यू के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लेंगे क्योंकि इस पर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है जिसकी वजह से इसको डेफर करके फ्यूचर के पीरियड्स के अंदर अमोर्टाइज किया जाए और रिकॉर्ड किया जाए। तो इसमें इस वजह से इसको करंट पीरियड के अंदर रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। An NPO earned investment income that is externally restricted
to be held for endowment. How should it be recognized under deferral method? डेफरल मेथड में हमारे मल्टीपल कॉलम्स नहीं बन रहे होते, इंडोमेंट फंड जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं आ रहा होता। तो जब इंडोमेंट से रिलेटेड आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम है तो वो ट्रीटमेंट ये होगी कि वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट के अंदर रिकॉर्ड होगी, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो उसका कॉलम होगा ही नहीं। तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली बातें गलत हो जाएंगी। एनपीयू हैज 16,000 bags of rice to be sold only to members of an underprivileged community. The cost of rice to the NPO is rupees 600 per bag. However, the NPO sells one bag to the underprivileged persons for rupees 50 only. 600 का बैग लेते हैं, लेकिन आगे जो कम्युनिटी है उसको 50 का प्रोवाइड करते हैं उनकी मदद के लिए। How should these 16,000 bags be measured? ये इन्वेंट्री का स्पेसिफिक सिनेरियो है कि ऐसी इन्वेंट्री जो आपने आगे लोगों को या तो फ्री ऑफ कॉस्ट देनी हो या उसको नॉमिनल वैल्यू पर देनी हो, तो उसको फिर मेजर किया जाता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर। इस पर वो फिर हम लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे, हम अप्लाई करेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट वाला। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। IS2 अप्लाई करें तो एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी है। An NPO had capital asset of furniture at carrying value of 800,000 and related unamortized deferred contribution balance of 480,000 in the statement of financial position. At that date, the furniture was destroyed by fire completely and is now worth nothing. Which of the following is correct treatment? तो बेसिकली हम जनरल पहले ट्रीटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। देखें, आपका जो फर्नीचर है उसका लॉस तो 800,000 का हो गया, इसे आप इंपेयरमेंट लॉस भी कह सकते हैं, लॉस बाय फायर भी कह सकते हैं। उसके बाद जो रूल है इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ में कि रेलिवेंट जो डेफर्ड कंट्रीब्यूशन होती है उसको इमीडिएटली रेवेन्यू के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। शर्त यह है कि तमाम रिस्ट्रिक्शंस कंप्लाई हो चुकी हों। तो यहां पर कोई फर्दर रिस्ट्रिक्शन की बात वैसे तो नहीं हो रही। इसका मतलब है कि ये जो 480,000 है इसको रेवेन्यू बना लेंगे। तो पहला ऑप्शन जो है वो है कि राइट डाउन द फर्नीचर बाय रुपीज 480,000, तो ये गलत है, फर्नीचर का लॉस तो 800,000 का हुआ है। सेकंड है कि राइट डाउन द फर्नीचर बाय 800,000, करेक्ट। recognize revenue of 480,000, correct. Related to deferred contribution provided that all restrictions have been complied with, correct. So option B correct है। C option भी देखते हैं, write down furniture by rupees 800,000, correct, and transfer rupees 480,000 related to deferred contribution directly in net assets, इनकरेक्ट, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के बारे में गाइडेंस है स्टैंडर्ड की, तो वही फॉलो करेंगे। और ऑप्शन डी था कि बोथ बी एंड सी आर एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो बी तो एक्सेप्टेबल है, सी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। मॉर्निंग फुटबॉल क्लब हैज अ मंथली सब्सक्रिप्शन फी ऑफ रुपीज 800 per member. The club has 240 members on 31st December 2018. No fresh members were admitted during 2018, but 30 members left the club on 1st July 2018, 6 month पहले। As at 31st December 2018, जो कि year end है, the club has received subscription in advance amounting to rupees 60,000. क्लब सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर 2018 वुड बी, अब जो अगले साल का एडवांस रिसीव किया है उसका करंट ईयर की इनकम पे तो इम्पैक्ट नहीं होगा। करंट ईयर की अगर हमने इनकम कैलकुलेट करनी है सब्सक्रिप्शन इनकम, तो वो इस तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है कि 30 मेंबर्स छोड़कर गए हैं और अब 240 मेंबर्स हैं। इसका मतलब है कि जब ये मेंबर्स छोड़कर नहीं गए थे तो 270 मेंबर्स थे और मंथली सब्सक्रिप्शन है 800 पर मेंबर की, तो 270 मेंबर्स ने 6 मंथ में एवरी मंथ 800 रुपीज़ के हिसाब से देने, तो दैट वुड बी 1296,000। फिर 30 मेंबर्स छोड़ गए तो मेंबर सिर्फ 240 रह गए, 6 मंथ के हिसाब से 800 के हिसाब से 1152,000, और इसका हम टोटल करते हैं जो नेक्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन है इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है,
क्योंकि नेक्स्ट ईयर के जो पैसे रिसीव किए हैं वो कैश रिसीव में तो होंगे, लेकिन वो सब्सक्रिप्शन इनकम में नहीं होंगे, और हमने सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट करनी है। सो 2,448,000 ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। Alpha Club's financial year ends on 31st December. Following information pertains to its member subscription. सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुई है 2018 में फॉर 2019, फिर 2019 में फॉर 2018, 2019 में फॉर 2019, 2019 में 2020, जो टोटल अब रिसीव हो रहा है वो हमें बताया हुआ है। उसके बाद 2018 में जो आउटस्टैंडिंग है फॉर 2018, और 19 में जो 19 का आउटस्टैंडिंग है, यानी रिसीवेबल की फिगर, सब्सक्रिप्शन इनकम पूछी हुई है। सो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो रिफ्लेक्ट करनी है। सबसे पहले 150,000 जो है ये हमारा ओपनिंग रिसीवेबल है फॉर 2019, क्योंकि 18 का क्लोजिंग है। 325,000 जो है ये क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है। अब हम बात करते हैं कि जो 325,000 की ये अमाउंट भी हो गई हमारे पास, और इसके बाद जो 2018 से रिलेटेड अमाउंट्स हैं थोड़ा सा उनको भी देखते हैं। तो 150,000 जो ये वाले ओपनिंग रिसीवेबल हैं, इसमें से हमें 90,000 रिसीव हो गए, और 90,000 रिसीव होने के बाद बाकी जो 60,000 है वो अभी तक रिसीव नहीं हुए। हमारा जो क्लोजिंग रिसीवेबल है वो 385,000 बन जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जी जो हमें टोटल 2019 के अंदर सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, दैट इज 1690,000। 180,000 का जो हमारा 2018 में हमने 19 की फिगर ले ली थी, यह हमारा ओपनिंग एडवांस है, यानी अनअर्न इनकम है। और जो हमने 2019 में 2020 की फिगर ली है, ये क्लोजिंग एडवांस है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस जब आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो हम एक टी अकाउंट बना सकते हैं। एज यू कैन सी के ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल 325 और 60,000, 385,000, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, टोटल कैश रिसीव्ड। तो फिर हम टोटल्स कर लेते हैं, और एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन इनकम के तौर पे रिकॉर्ड होनी चाहिए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।